धूलपुर गांव की वह रात इतनी ठंडी थी कि ऐसा लगता था मानो हवा नहीं बल्कि बर्फ की अदृश्य सुइयां चल रही हों। आसमान काला और जिसमें सितारे भी ठंड से ठिठुरकर धुंधले पड़ गए थे। मंगलू की झोपड़ी गांव के छोर पर थी, जहां की दरारें चीख चीख कर गरीबी की गवाही दे रही थीं। भीतर टूटी हुई एक लकड़ी की खाट पर रामलाल का कंकाल जैसा शरीर पड़ा था। उनकी पसलियां हर सांस के साथ ऐसे उभरती थीं जैसे सूखी जमीन से पत्थर बाहर निकल रहे हों। उनके ऊपर पड़ा फटा कंबल उस ठंड को रोकने में नाकाम था। धनिया देवी और मंगलू कोने में सिमटे बैठे थे। धनिया देवी का चेहरा धुएं और आंसुओं से धुंधला गया था। तभी मोहन का स्वर गूंजा, जिसमें बेबसी से जन्मा गुस्सा था। बापू, इस बार तो हड्डियां भी जम जाएंगी। क्या सरपंच धनीराम ने आज भी मजदूरी नहीं दी? मंगलू की गर्दन झुक गई। उसकी हथेलियों पर मजदूरी के छाले अब काले पड़ चुके थे। मंगलू बोला, दी थी बेटा, पर उसने कहा कि काम ढीला है, इसलिए आधी काट ली। उन पैसों से तो बाबूजी की सिर्फ 2 दिन की दवा आ पाई। लकड़ी कहां से लाता? मोहन की आंखों में चिंगारी भड़की। मोहन बोला, गुलामी छोड़ दो उसकी। वो जो कोयले का बड़ा गोदाम है ना, अगर वहां से 2 मुट्ठी कोयला उठा लाऊं तो रात कट जाएगी। मंगलू का हाथ बिजली की फुर्ती से हवा में उठा और मोहन के गाल पर पड़ा। ऐसी बातें नहीं करते, गरीब हैं हम, चोर नहीं, पाप लगेगा तुझे। धनिया देवी ने कांपते हुए मोहन को गले लगा लिया, लेकिन उसकी अपनी आंखें मंगलू को देख रही थीं। ये मोहन का तरीका गलत है, पर बात सही है। देखो बाबूजी की नीली पड़ती कलाई, अगर इन्हें गर्माहट नहीं मिली तो सुबह की धूप ये नहीं देख पाएंगे। अब मंगलू का हृदय कांप गया। वह चुपचाप उठा और ठिठुरते हुए कदमों से हवेली की ओर चल पड़ा। बाहर का तापमान 0 के करीब था। मंगलू के फटे हुए कुर्ते के भीतर ठंड ऐसे घुस रही थी जैसे कोई तेज धार वाला चाकू। हवेली के बाहर रघु और भूरा अलाव जलाकर बैठे थे। धनीराम हाथ में गर्म चाय का प्याला ली बाहर आया। सरपंच जी, माई बाप, मंगलू ने हाथ जोड़े। बाबूजी की हालत खराब है, बस थोड़ी सी लकड़ी या 2 सेर कोयला मिल जाता तो जान बच जाती। अरे मंगलू, यहाँ क्या खैरात की दुकान खुली है? तू मजदूरी आधी करता है और हक पूरे कोयले पर जताता है। जा यहाँ से, वरना ये रघु और भूरा तुझे आग की गर्मी चखा देंगे। इंसानियत दिखा दीजिए मालिक। धनीराम ने उसकी ओर थूकते हुए कहा। तुम जैसे गरीबों ने ही इंसानियत का गला घोंटा है, भाग यहाँ से। तभी आसपास के घरों की खिड़कियां खुली। शांति अम्मा, रामदीन काका और कालू वहां जमा हो गए। सरपंच जी, ये तो जुल्म है, कालू ने दबी आवाज में कहा। हाँ मालिक, बेचारे का बाप मर जाएगा। शांति अम्मा ने हिम्मत जुटाई। भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख धनीराम डगमगाया। उसने एक टोकरी कोयला मंगलू की ओर फेंकते हुए कहा, ले जा, लेकिन याद रखना, आज तूने इन लोगों की आड़ में मुझसे छीना है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मंगलू ने वह कोयला नहीं, मानो अपने स्वाभिमान की राख उठाई और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि पीछे धनीराम की आंखें जहर उगल रही थीं। घर पहुंचकर अंगीठी जलाई गई। नारंगी लपटों ने झोपड़ी के अंधेरे को दूर किया। रामलाल के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। धनिया और गुड़िया ने पहली बार लंबी सांस ली, पर शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। मोहन फिर शुरू हो गया। क्या यही जिंदगी है? एक टोकरी कोयले के लिए भीख मांगनी पड़ी। मेरे पास तो एक साइकिल तक नहीं है। मेरे दोस्त के पास सब है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाबू। मंगलू का सब्र टूट गया। तुझे पैदा किया, यही क्या कम है? निकल जा यहाँ से। चीख पुकार और आंसुओं के बीच सब सो गए। आधी रात को अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मंगलू की आंख खुली तो सामने साक्षात काल नाच रहा था। अंगीठी पलट चुकी थी और सूखी लकड़ियों के फर्श ने आग पकड़ ली थी। आग! भागो! मंगलू चिल्लाया। वह अपने बूढ़े पिता को कंधे पर लाद कर बाहर भागा। झोपड़ी धू धू कर जल रही थी। मंगलू ने मोहन का कॉलर पकड़ लिया। तुझे गुस्सा था, तूने घर जला दिया। नहीं बापू, मैं क्यों जलाऊंगा?
मैं कहाँ जाऊंगा? मोहन रोने लगा। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, यह आग सरपंच ने लगवाई है। वह कह रहा था ना कि बदला लेगा। मंगलू का खून खौल उठा। वह पागलों की तरह हवेली की ओर दौड़ा। ओ सरपंच, बाहर निकल, मेरा घर क्यों जलाया? धनीराम बाहर आया। चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मैं इतना नीच नहीं हूं मंगलू। मेरा बदला तो तुझे और मजदूर बनाने का था। तभी कालू ने भीड़ से एक आदमी को घसीटा। वह था मंगलू का पड़ोसी शंकर। सरपंच झूठ बोल रहे हैं। मैंने शंकर को रात में मंगलू की झोपड़ी से निकलते देखा था। शंकर थर थर कांपने लगा। माफ कर दो मंगलू भाई, मैं तुमसे जलता था इसलिए आग लगा दी। लेकिन जब मंगलू ने उसे एकांत में ले जाकर गर्दन पकड़ी तो सच्चाई कुछ और ही निकली। मंगलू, मुझे सरपंच ने पैसे दिए थे। उसने कहा था कि आग मैं लगाऊं ताकि इल्जाम मुझ पर आए और वो बच जाए। शंकर के घर में शरण मिली, पर दुख कम नहीं हुआ। अगले दिन की भोर होते होते रामलाल ने मंगलू का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में एक आखिरी आंसू था और फिर उनकी सांसें रुक गईं। पूरा गांव मातम में डूबा था, पर मोहन गायब था। शाम को मोहन वापस आया, पर अकेला नहीं था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, गुड़िया नाम के समान, पर वह मोहन की पत्नी बनकर आई थी। यह मेरी पत्नी है, मैं शादी करके आया हूं, मोहन ने निर्लज्जता से कहा। मंगलू का सिर चकरा गया। घर में बाप की लाश पड़ी है और तू डोली लेकर आया है। अगले 7 दिनों में जो हुआ, उसने मंगलू की कमर तोड़ दी। नई बहू के कान जहरीले थे। मुन्ना, ये घर छोटा है, तुम्हारे माँ बाप को यहाँ से निकाल दो। जिस बेटे के लिए मंगलू ने पूरी रात कोयला मांगा था, उसी बेटे ने एक दिन मंगलू और धनिया का हाथ पकड़कर घर से बाहर धकेल दिया। जाओ यहां से, अपनी गरीबी अपनी किस्मत में लेकर मरो, मुझे सुख से रहने दो। धनिया देवी और मंगलू सड़क पर आ गए। कड़कड़ाती ठंड फिर लौट आई थी, पर इस बार उनके पास न कोयला था, न घर और न ही कोई उम्मीद। घर से धक्के मारकर निकाले जाने के बाद मंगलू और धनिया देवी के पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं बची थी। धूलपुर की गलियां, जहां मंगलू ने अपना पूरा जीवन पसीना बहाया था, आज उसे पराया महसूस हो रही थी। धनिया, क्या हमने इसे इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था? मंगलू ने एक पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पूछा। उसकी आवाज में कंपन था, जो ठंड से ज्यादा उस सदमे का था जो उसके अपने बेटे ने उसे दिया था। धनिया देवी ने अपने फटे आंचल को लपेटते हुए कहा, पेड़ जब अपनी ही जड़ों को काटने लगे मंगलू, तो दोष मिट्टी का नहीं होता। हमने उसे संस्कार दिए थे, पर लालच और कुसंगत ने उसे अंधा कर दिया। उसी रात गांव के बाहर पुराने पीपल के पास दोनों ने शरण ली। भूख पेट में मरोड़ उठा रही थी, पर स्वाभिमान इतना बड़ा था कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उधर झोपड़ी में मोहन अपनी पत्नी गुड़िया के साथ खुश होने का ढोंग कर रहा था, पर गुड़िया की आंखें घर की चीजों पर टिकी थीं। उसे मोहन से प्यार नहीं, बल्कि उस जमीन और थोड़े बहुत जेवरों से मतलब था जो धनिया देवी ने बचाकर रखे थे। अगली सुबह गांव में एक भयानक खबर बिजली की तरह फैली। सरपंच धनीराम का इकलौता बेटा, जो शहर में पढ़ता था, भोर के समय टहलने निकला और कोहरे के कारण पुराने अंधे कुएं में जा गिरा। वह कुआं सैकड़ों साल पुराना था। जहरीली गैसों और दलदल से भरा हुआ। धनीराम पागलों की तरह कुएं के पास दौड़ता हुआ आया। बचाओ, कोई मेरे कलेजे के टुकड़े को बचाओ। मैं अपनी पूरी जायदाद नाम कर दूंगा, कोई तो नीचे उतरो। गांव वाले जमा तो थे, पर मौत के उस काले गड्ढे में झांकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। रघु और भूरा जैसे लठैत भी पीछे हट गए। तभी भीड़ को चीरते हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। वह मंगलू था। उसके चेहरे पर कल के अपमान की कोई लकीर नहीं थी। सरपंच जी, रस्सी लाओ, मैं नीचे जाऊंगा। मंगलू की आवाज स्थिर थी। धनीराम ने हैरान होकर देखा। मंगलू, तू? मैंने तो तेरा घर जलाया, तुझे नीचा दिखाया। मंगलू ने बस इतना कहा। आप अपनी दुश्मनी निभा रहे थे, मैं अपनी इंसानियत निभाऊंगा। बच्चा आपका है, पर जान तो खुदा की है।
मंगलू ने अपनी कमर में मजबूत रस्सा बांधा और उस जहरीले कुएं में उतर गया। नीचे अंधेरा था और सांस लेना दूभर। उसने अपने हाथों से कीचड़ हटाया और बेहोश पड़े लड़के को कंधे पर लादा। ऊपर से गांव वाले हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। जब मंगलू लड़के को लेकर बाहर आया तो सरपंच उसके पैरों में गिर पड़ा। आज एक अमीर जमींदार एक गरीब किसान के आगे बौना साबित हुआ था। सरपंच ने मंगलू को अपने घर में रहने की जगह दी और माफी मांगी, लेकिन उधर मोहन की जिंदगी में तूफान आने वाला था। सरपंच ने अपनी गलती सुधारने के लिए एक चाल चली थी। उसने पुलिस को खबर कर दी थी कि मोहन जिस लड़की को लाया है वह अपराधी पृष्ठभूमि की है और नाबालिग को भगाकर लाने का मामला बन सकता है। अचानक पुलिस मोहन की झोपड़ी पर पहुंची। मोहन, तुमने इस लड़की को भगाकर शादी की है, चलो थाने। पुलिस वाले ने गरजते हुए कहा। मोहन डर से कांपने लगा। उसने गुड़िया की ओर देखा। गुड़िया, बताओ इन्हें कि हम प्यार करते हैं। तुमने मुझसे शादी की है। लेकिन गुड़िया के चेहरे के भाव बदल चुके थे। उसने पुलिस वाले का हाथ पकड़ा और रोने का नाटक करते हुए बोली, साहब, ये मुझे जबरदस्ती उठाकर लाया था। मैं तो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती। इसने मुझे डरा धमका कर यहाँ रखा है। मोहन का दिल पत्थर की तरह टूट गया। जिस पत्नी के लिए उसने अपने माँ बाप को घर से निकाला, उसी ने उसे एक पल में काल कोठरी के मुहाने पर खड़ा कर दिया। वह चिल्लाता रह गया, गुड़िया, ये क्या कह रही हो? मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया। पर वह लड़की बिना पीछे मुड़े पुलिस की जीप की ओर बढ़ गई। वह केवल एक मोहरा थी जिसे सरपंच ने मोहन को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस मोहन को ले जाने ही वाली थी कि मंगलू वहां पहुंच गया। सरपंच ने पुलिस को रुकने का इशारा किया। मोहन अपने पिता को देखते ही उनके पैरों में गिर पड़ा। वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। बापू, मुझे मार डालो, मैं इसी काबिल हूं। मैंने उस जहरीली नागिन के लिए आपको और मां को घर से निकाला और उसने मुझे ही डस लिया। मुझे पुलिस ले जाए, यही मेरी सजा है। मंगलू की आंखों में भी आंसू थे। उसने मोहन को उठाकर सीने से लगा लिया। बेटा, आग जब घर जलाती है तो वो राख भी छोड़ती है। तू जलकर राख हो चुका है, पर अब इसी राख से तुझे नया इंसान बनना है। धनिया देवी ने आगे बढ़कर अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। सरपंच धनीराम ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज इस गांव ने देखा कि असली अमीर कौन है। मंगलू ने मेरे बेटे की जान बचाई और मैंने एक परिवार को टूटते हुए बचाया। अब से इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। सरपंच ने मंगलू की झोपड़ी को पक्का बनवाने का जिम्मा लिया और मोहन को अपनी गलती सुधारने के लिए गांव की सेवा में लगा दिया। वह सर्दी की रात अब बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरण ने जब धूलपुर की मिट्टी को छुआ तो उसमें नफरत की गंध नहीं, बल्कि मिट्टी की वह सौंधी खुशबू थी जो केवल इंसानियत से आती है। गरीबी और ठंड शरीर को तोड़ सकती है, पर जब इंसानियत एकजुट होती है तो वह सबसे बड़ी आग बन जाती है जो हर बुराई को भस्म कर देती। मंगलू ने साबित कर दिया कि बदला लेने से बड़ा है बदला दे देना।